और अब खबरें विस्तार से। कश्मीर घाटी में आज मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। घाटी के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार दोपहर तक बारिश का अनुमान है। JKDMA द्वारा जारी किए गए अलर्ट के अनुसार अगले 24 घंटों में कई जिलों में हिमस्खलन होने की भी संभावना है। डोडा, किश्तवाड़, बांदीपोरा और कुपवाड़ा के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे परवेज से। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। परवेज, ये जो बदला बदला मौसम है और ये कब तक इस तरह का मौसम बना रहने का अनुमान है और इस बदले मौसम में कितना असर किन चीजों पर पड़ा है? बिल्कुल विशाल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कल शाम को जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट है उन्होंने एक वार्निंग इशू की थी कि जो हायर रीचेस हैं वहां पे स्नो एवलांच आ सकता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट डोडा, किश्तवाड़, कुपवाड़ा और बांदीपोरा के बारे में कहा गया था कि जो 35,000 स्क्वायर फीट अबोव सी लेवल जो है 35,000 फीट, वहां पे स्नो एवलांचेस आने के खतरे हैं और वहां पे लोगों को कहा गया था कि वो घरों में ही रहें और बाहर जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज हैं या रिस्की स्नो प्रोन जो एरियाज आते हैं इसमें स्नो एवलांच के, वहां पे वो ना जाएं और 24 घंटे के लिए लगभग ये वार्निंग इशू की गई है। मतलब आज शाम तक ये वार्निंग जारी रहेगी। तो दूसरी ओर अगर हम देखें तो दूसरी ओर महकमा मौसमियात ने ये कल ही ये अपना जो प्रेडिक्शन की थी कि मौसम यहाँ पे करवट लेगा और कल शाम से ही हमने देखा कि जो बारिशों का सिलसिला श्रीनगर शहर में और प्लेन्स में और कुछ जगहों पे बर्फबारी, जो पहाड़ी एरियाज हैं वहाँ पे बर्फबारी भी देखने को मिली, जिसके चलते जो टेम्परेचर्स हैं दिन के भी और रात के भी टेम्परेचर्स में काफ़ी कमी देखने को मिली। और श्रीनगर शहर में साथ साथ और जो डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमने देखा कि जो फैरन लोगों ने छोड़ दिया था उसको एक बार फिर से उसका दामन लोगों ने थाम लिया और काफ़ी सारे लोग हमने ऐसे देखे जो वापस फैरन लगा के आज सुबह से ही हमने देखे उनको। तो अगर हम बात करें प्रेडिक्शन के हवाले से तो फ्राइडे आफ्टरनून तक बताया जाता है कि मौसम इसी तरह जो है वेट रहेगा, बारिशें होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है और हायर रीचेस में जो हैं वहाँ पे ये स्नोफॉल होने के भी चांसेस है। और साथ में जो मेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक वार्निंग भी आई है कि जो विंड स्टॉर्म है, विंड स्टॉर्म आने के काफ़ी चांसेस है। बताया जाता है कि 30 से 35 किलोमीटर पर आवर जिसकी स्पीड हो सकती है, ऐसे गस्टी विंड स्टॉर्म्स आने के चांसेस है। ये भी मेट डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्शन की है। बहरहाल अगर हम बात करें जो स्नो एवलांच के हवाले से जो वार्निंग आई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, क्योंकि हमने कल ही देखा कि जो श्रीनगर लेह हाईवे है जोजिला शैतानी नाला के पास, उस पे हमने देखा कि किस तरह से स्नो एवलांच वहां पे आया और तकरीबन 6 गाड़ियां जो हैं जिसमें सवारियां भी थी वो बर्फ के नीचे दब गई, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशंस बहुत ही जल्दी वहाँ पे शुरू कर दिए गए और किसी जानी नुकसान का वहाँ कोई इतला नहीं मिली वहाँ से, लेकिन जो गाड़ियाँ हैं उनको वो पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। ऐसे ऐसे जो एवलांचेस हैं हमने देखा काफ़ी सारे जो जानें यहाँ पे तलफ होती हैं वो इन एवलांचेस में। हमने देखा कि इसी साल फरवरी के महीने में जो 2 टूरिस्ट आए थे, फॉरेन टूरिस्ट, वो गुलमर्ग अफरवट गए थे स्कीइंग करने के लिए और वहाँ जो स्नो एवलांच आई थी काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पे दब गए थे और जिसमें 2 फॉरेनर्स की मौत हुई थी और तकरीबन 19 के करीब जो है लोगों को वहाँ पे भी रेस्क्यू करना पड़ता है। तो ऐसे में जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की जो ये वार्निंग आई है, एक अलर्ट आया है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, बल्कि जो हायर रीचेस में जो लोग रहते हैं या फिर जो हायर रीचेस में स्नो स्कीइंग वगैरह करने जाते हैं या ट्रैकिंग करने जाते हैं, अक्सर इस मौसम में हमने देखा कि लोग ट्रैकिंग पे भी जाते हैं, तो ट्रैकिंग पे जो जाएं वो पहले देखें कि क्या अलर्ट इशू किया गया है SDMA की तरफ से या मेट डिपार्टमेंट की तरफ से, मौसम का क्या हाल है, इन सब चीज़ों की जानकारी लेके ही वो जो इन सब एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं इनमें हिस्सा ले। और फिलहाल जो है 24 घंटे के लिए फिलहाल क्योंकि वार्निंग अलर्ट इशू किया गया है तो लोगों से कहा गया है कि ऐसे इलाकों से दूर ही रहे। जी विशाल। परवेज, मैं सिर्फ एक सवाल ये करना चाह रहा था और इस पे कि खासतौर से ऐसे मौसम में जब वहाँ के लोगों के लिए परेशानियां थोड़ी बढ़ जाती
जाती हैं या बढ़ गई हैं? जैसा आप बता रहे हैं कि विंटर के जो क्लोथिंग्स है वो आप लोगों ने मतलब लोगों ने ज़्यादातर रख दिए थे, उन्हें फिर से निकालना पड़ा है। लेकिन जो सयाह आते हैं उनका जो है मुझे लगता है उनकी खुशी कहीं ना कहीं दोगुनी हो जाती है, क्योंकि उन्हें ऐसे मौसम में मेरे ख्याल से उन्हें ज़्यादा मज़ा आता होगा। बिल्कुल विशाल, मैं कोशिश करूंगा अपने वीजे से मैं कहूंगा कि वो आपको डल का नज़ारा दिखाए, क्योंकि डल लेक पे ही हम इस टाइम है। यहाँ पे आप बोट्स में देख सकते हो कि जो टूरिस्ट हैं वो सुबह सवेरे जो है निकले हैं, यहाँ पे हाउस बोट के बाहर हैं। ये फॉरेन टूरिस्ट भी हैं और जो लोकल टूरिस्ट भी हैं, काफ़ी एंजॉय करते हैं। क्योंकि विशाल आपको पता है कि अगर हम बाहर की रियासतों का टेम्परेचर देखें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है, लेकिन यहाँ जब श्रीनगर आते हैं, जब कश्मीर आते हैं सयाह, तो यहाँ का मौसम काफ़ी डिफरेंट रहता है। चाहे हम स्प्रिंग सीजन जो इस टाइम चल रहा है उसकी बात करें या फिर समर सीजन में भी जो टेम्परेचर्स हैं यहाँ 28-30 के ऊपर टेम्परेचर्स जो हैं वो नहीं जाते हैं, जबकि बाकी देश में जो है तकरीबन 50 के करीब टेम्परेचर्स जो वो टच हो जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ का मौसम जो है और क्लीन एयर जो है, जो एक क्लीन एनवायरनमेंट है, वो यहाँ पे टूरिस्ट को बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुहाना उनको यहाँ पे लगता है और यहाँ पे आना वो काफ़ी प्रेफर करते हैं और एक ब्लेसिंग उनके लिए होती है। लेकिन साथ में जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, वो क्योंकि वो ज़्यादा एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और ज़्यादा हिली एरियाज़ का रुख वो करते हैं, जिसमें स्नो एवलांच एरियाज़ भी आते हैं, वहाँ पे उनको थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि ऐसे इलाकों में ना जाए जहाँ पे जान का खतरा हो, जहाँ पे क्योंकि अलर्ट इस टाइम चल रहा है 24 घंटे का। तो उनको चाहिए कि वो उन एरियाज़ में ना जाएं। लेकिन जो प्लेन्स हैं, प्लेन्स चाहे गुलमर्ग की हम प्लेन्स की बात करें या पहलगाम की प्लेन्स की बात करें, सोनमर्ग की प्लेन्स की बात करें, वहाँ पे वो जा सकते हैं। वो इस टाइम भी अगर हम बात करें सोनमर्ग या गुलमर्ग की, वहाँ पे बर्फबारी वो देख सकते हैं, बर्फबारी का लुत्फ ले सकते हैं। लेकिन हायर रिचेस में जाने के लिए मनाही है फिलहाल आज 24 घंटे के लिए। जी विशाल और परवेज, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ हम रुख करेंगे अगली खबर का, और अगली खबर है अमरनाथ यात्रा से जुड़ी। अमरनाथ यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन का आगाज हो रहा है। यात्रा 62 दिनों तक चलेगी। इस साल अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी, जबकि समापन 31 अगस्त को होगा। अमरनाथ तीर्थ यात्रा का प्रबंधन श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड करता है। और हमारे संवाददाता राजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, आज से ये फॉर्म भरा जाना है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, तो इस फॉर्म में क्या क्या कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं, या फिर इसकी कब तक फॉर्म भरे जाने की तारीख रखी गई है, और कितना रिस्पांस मिल रहा है इस यात्रा को? चूंकि यात्रा के बारे में अभी तो प्री है समय, लेकिन ये कि 62 दिनों का है, तो क्या उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बड़ी संख्या में शायद श्रद्धालु पहुंचेंगे? जी बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं कि आज रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाएगी। ऑफलाइन भी होगी, ऑनलाइन भी होगी। जो ऑफलाइन में SBI, पंजाब नेशनल बैंक और जम्मू कश्मीर बैंक की कुल 542 ऐसी ब्रांचेस हैं देश भर में, जहां पे आज अमरनाथ यात्री अपना जो जानने के इच्छुक है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। ये काफी लंबे समय से इंतजार होता है तमाम मुल्क में लोगों को, श्रद्धालुओं को, कि कब ये यात्रा की शुरुआत हो और कब वो यहाँ से, क्योंकि बालटाल और पहलगाम से दोनों रूट से यात्रा है, तो जाहिर सी बात है अच्छा खासा रश जो है वो देखने में आएगा। तो ऐसे में जो LG मनोज सिन्हा है, उन्होंने भी पहले ही साफ कर दिया है तमाम वो सहूलतें जो श्रद्धालुओं को मिलती हैं उसमें मजीद इजाफा होगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि जो हेल्थ की फैसिलिटीज है, जो कनेक्टिविटी की, मोबाइल कनेक्टिविटी की फैसिलिटीज हैं, या उसके अलावा तमाम जो लंगर वालों की को जो परमिशन मिलनी है वो भी समय पे दी जाएगी। और इसके साथ साथ तमाम जो हिंदू संगठन है वो भी यात्रियों को मोबिलाइज करने के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ जो है वो काम करेंगे। जिस तरह से कल ही विश्व हिंदू परिषद ने भी कहा है कि मुल्क भर में जो उनके एक्टिविस्ट है वो श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत आएगी तो उनको जो है वो गाइड करेंगे। तमाम तरह से एक तरह से हेल्पलाइन डेस्क अपना एक चलाएंगे। साथ साथ तो तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें लगी हुई है। उसके साथ साथ जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड है उनकी वेबसाइट पे भी तमाम ये
डिटेल्स जो हैं, जो बैंक की डिटेल्स हैं, कितनी ब्रांचेस हैं, कहाँ कहाँ वो ब्रांचेस हैं बैंक की, वो तमाम डिटेल्स दी हुई हैं। और उसके साथ साथ जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, यात्रा ऐप है या श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे भी करवा सकते हैं। तो इस तरह से तमाम वो सहूलतें जो देनी चाहिए श्रद्धालु को वो देने की कोशिश है। उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के जो जितने भी अरेंजमेंट्स हैं वो अब पहले ही जो है वो प्लेस कर दिए जाएंगे। उनको सुनिश्चित ये बनाया जाएगा कि जब यहाँ लखनपुर में जो एंट्री है जम्मू कश्मीर की, वहां से जब श्रद्धालु यहाँ आते हैं और यहाँ से बालटाल, पहलगाम, श्रीनगर में कहीं वो घूमते हैं और वापस अपने शहरों में वो ठीक ठाक सेहतमंद होकर ही जाए यहाँ से। तो ये कोशिश रहेगी। इसके लिए अतिरिक्त जो टुकड़ियां है सीआरपीएफ की वो डिप्लॉय हो जाएंगी जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों में। पुलिस है, आर्मी है, जो जिस तरह से कोशिशें होती है आतंकवादियों की, पाकिस्तान की, इस तरह जो यात्रा है इसको बाधित करने के लिए अटैक करवाया जाए। और ऐसे में कोई चांस नहीं कभी लिया जाता है। पिछले सालों में भी हमने देखा है कि जब भी यात्रा होती है तो रोड ओपनिंग पार्टी सबसे पहले निकलती है, रोड को क्लियर करती है। उसके बाद ही जो कॉन्वॉय होते हैं जिसमें श्रद्धालु होते हैं वो जाता है आगे, और उस कॉन्वॉय के आगे भी और पीछे भी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं। तो सिक्योरिटी में जो है कोई भी कोताही नहीं होगी, इस तरह की हम उम्मीद कर सकते हैं। जी विशाल, बहुत शुक्रिया आपका राजन तमाम जानकारी के लिए। तो आज से इसके लिए आवेदन भरा जाना है अमरनाथ यात्रा के लिए, और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से भरी जाएंगी। तो ये जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस बार 62 दिनों की यात्रा होने जा रही है। इसको लेकर जितने भी इससे अलग अलग सेक्टर्स के लोग इससे जुड़े हैं, चाहे वो ट्रेड के लोग हों, छोटे बिजनेस व्यापारी हों, या फिर खुद यात्रा में चलने वाले लोग, वो उनमें भी काफ़ी इसको लेकर एक उत्साह है। इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। आर्य समाज मंदिर राजौरी के में हवन का आयोजन। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया हवन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। शाहशाली पामपुर में कुटीर उद्योग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं को विभिन्न प्रकार से तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सैयद अल्ताफ बुखारी ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार अपनी पार्टी की होगी। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कहा जम्मू कश्मीर के लोग ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। वकील विशाल तिवारी ने याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता ने अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या की जांच की मांग की है। रिटायर्ड जज के निगरानी में जांच की मांग की गई है। तो एक बार फिर आपको बता दें, जिस तरह से सरेआम अतीक और अशरफ की हत्या की गई थी, पुलिस वालों की मौजूदगी में हत्या की गई थी, और जब हमलावर फायरिंग कर रहे थे उस वक्त पुलिस वाले आसपास नहीं बल्कि थोड़े किनारे हट गए थे, दूर हट गए थे। इसको लेकर काफ़ी सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस ने, चूंकि ये पुलिस की सुरक्षा में ये दोनों थे, पुलिस कस्टडी में थे, ऐसे में पुलिस कस्टडी में रहते हुए हमलावर कैसे इतने करीब तक पहुंच गए। तो जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं, उस सवाल को लेकर अब एक
पीआईएल भी दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अतीक और अशरफ की हत्या का मामला जो है वो पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। वकील विशाल तिवारी ने याचिका दाखिल की है। विशाल तिवारी नाम के वकील ने याचिका दाखिल की है और उसमें याचिकाकर्ता ने, जो अर्जी गुजार है, याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या की जांच की मांग उठाई है। रिटायर्ड जज के निगरानी में जांच की मांग की गई है। तो ये वो तस्वीरें हैं उस समय की जब अतीक और अशरफ पर गोलियां दागी गई थी और उस वक्त इन दोनों को मेडिकल ले जाया जा रहा था और उसी बीच जब वो पुलिस गाड़ी से, जीप से बाहर उतारे जाते हैं और ठीक उसी समय वहाँ पर जो है मीडियाकर्मी वहाँ पहुँच जाते हैं और मीडियाकर्मियों के बेस में ये हमलावर भी आते हैं और ये फायरिंग शुरू कर देते हैं और पुलिस का जो वहाँ पर रवैया था या रोल था वो सवालों के घेरे में है। और इसी को लेकर ये अब मामला, अब इसको लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। अगली खबर, एक अहम पेशरफ्त में जम्मू में बोर एंड जॉइंट अस्पताल तकरीबन मुकम्मल होने को है और इम्कान है कि अगले महीने के पहले हफ्ते में काम शुरू हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू में बोन एंड ज्वाइंट अस्पताल की ये जदीद इमारत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। मई 2023 के पहले हफ्ते तक अस्पताल में ओपीडीज, फिजियोथेरेपी सर्विसेज और इलेक्ट्रो सर्जिकल सर्विसेज को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इस अस्पताल से जम्मू कश्मीर में सेहत के देखभाल के शोबे को मजीद फरोग मिलने की उम्मीद है। इस अस्पताल के शुरू होने से मरीजों को यूटी से बाहर जाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। कैब्स जिन वजहों से मरीज़ों को बाहर जाना पड़ता था, ऐसे ही रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, कोई ट्रॉमा, कोई डिज़ास्टर, मरीज़ बाहर चले जाते थे। तो जल्दी ही हमारा बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल उभर के आ रहा है। ऑर्थोपेडिक सब स्पेशलिटीज़ और सुपर स्पेशलिटीज़ पे बराबर फोकस रखेंगे। जॉइंट रिप्लेसमेंट एक रूटीन है, स्पाइन सर्जरीज एक रूटीन है, ऐसे ही ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी, हड्डियों के भी कैंसर्स एक अलग डिसिप्लिन है, उसमें पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स एक अलग डिसिप्लिन है। ये अस्पताल उन मरीजों को बहुत ज्यादा फायदा देगा जो घुटने की तब्दीली के लिए रियासतों से बाहर जाने पर मजबूर हैं। मरहलेवार तरीकों से यहाँ पर खिदमात में मजीद इजाफा किया जाएगा। लोगों ने इसका खैर मकदम किया है। ये वेलकम स्टेप है, ये अच्छी बात है, क्योंकि पहले लोगों को छोटी मोटी प्रॉब्लम होती थी, उसके लिए हमें अमृतसर जाना पड़ता था। कोई गरीब लोग कहीं अफोर्ड कर पाते थे, कहीं नहीं कर पाते थे। ये बड़ा अच्छा स्टेप है ये गवर्नमेंट का, जो उन्होंने जम्मू में खुलवाया है। ये अगले महीने जो खुलने जा रहा है, इसका हम बहुत वेलकम करते हैं। अमृतसर और दूर दूर जाना पड़ता है, तो अब नज़दीक ही है, तो इसलिए ये यहाँ पर ये ठीक हमारे लिए, हर गरीब आदमी के लिए यहाँ पर ठीक फैसिलिटी है। तो यहाँ पर हर जगह आस पास जाने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब ये सेंटर में बना है, तो इसलिए ये तकरीबन ठीक ही है, बहुत अच्छा है। अस्पताल में जदीद मशीनों और आलात के साथ दिगर सहूलियात मौजूद हैं। मजीद ये कि हुकूमत रेडियोलॉजी और दिगर तशखीसी खिदमात के लिए तमाम मुनासिब इंतजामात कर रही है। जम्मू कश्मीर के वो लोग जो पहले अपनी हड्डियों के इलाज के लिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए बाहरी राज्यों में जाते थे, अमृतसर जाते थे, दिल्ली जाते थे, वहाँ उनके पैसे की भी बर्बादी होती थी और समय की भी बर्बादी होती थी। अब उनके लिए अच्छी खबर ये है कि जम्मू में ही जॉइंट एंड बोन जो हॉस्पिटल है वो बन के लगभग तैयार हो चुका है। अगले माह इसकी ओपीडी भी चालू हो जाएगी, जिससे यहाँ पेशेंट्स को काफ़ी राहत मिलेगी और ये उम्मीद है कि पेशेंट्स को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और जैसा हमने आपको इस रिपोर्ट से पहले बताया था कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। वकील विशाल तिवारी ने याचिका दाखिल की है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सुशील। सुशील, क्या ये याचिका जो दायर की गई है, ये अकेली एक याचिका है या इसके साथ और याचिकाएं हैं, और क्या इसे मतलब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए क्या तैयार हो गया है? सुशील, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
सुशील पांडे को मेरी आवाज मिल पा रही है? सुशील, मेरा सवाल यह था कि जो अतीक और अशरफ की हत्या की जांच के मामले को लेकर जो एक याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, इस बारे में अभी क्या अपडेट है? क्या ये एक अकेली याचिका है, ये और भी याचिकाएं हैं, और क्या ये सुनवाई के लिए अब कोर्ट तैयार हो गया इस पर? जी देखिए, सबसे पहले बता दूं आपको कि वकील विशाल तिवारी जो सुप्रीम कोर्ट के ही वकील हैं, उनके द्वारा एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अतीक और अशरफ की जो मौत हुई है उसकी जांच को लेकर फिलहाल ये जनहित याचिका दाखिल की गई है। ये पहली याचिका है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें उनके हत्या की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की एक कमेटी बनाने की मांग की गई है। हालांकि अभी ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, अभी इस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं हुआ है। ये माना जा रहा है कि आज जब 10:30 बजे कोर्ट इस मामले में सुनवाई करने के लिए बैठेगी तो हो सकता है कि इस मामले से जुड़े वकील सुप्रीम कोर्ट से इस याचिका का जिक्र करें और जल्द सुनवाई की मांग करें। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े एडवोकेटों ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की थी और ये कहा था कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को देखते हुए इस प्रकार से सरेराह किसी भी व्यक्ति को मार दिया जाता है, उस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। चूंकि उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से ये कहा गया था कि इस पूरे मामले में लगभग 183 एनकाउंटर किए गए हैं, तो उन तमाम एनकाउंटर्स की जांच की भी मांग की गई है। अब ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को रखा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ आदेश जारी करता है। वही सबसे महत्वपूर्ण बात देखने वाली ये भी होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ऑन रिकॉर्ड इस मामले में क्या कहती है। चूंकि अतीक अहमद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही गुजरात ट्रांसफर किए गए थे और जिस तरह उनकी हत्या हुई है वो जुडिशियल कस्टडी में हुई है, यानी कि न्यायिक हिरासत में रहते हुए ये हत्या हुई है। तो ऐसे में राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी अगर अपराधी को दूसरे राज्य में लेकर जाया जाता है तो उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस प्रदेश की राज्य सरकार पर होती है, उस प्रदेश की पुलिसिंग पर होती है। और जिस तरह सरेराह अतीक और अशरफ को मारा गया है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। अब अदालत में उत्तर प्रदेश सरकार अपने आप को कैसे डिफेंड करती है, कैसे वो बताती है कि इस मामले में उनकी तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं, ये तमाम जानकारी जब भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो ऑन रिकॉर्ड देना पड़ेगा। जी सुशील, एक सवाल यहाँ पर यह भी एक है कि जैसा खबरों में था कि जब गुजरात से यहाँ लाने की बात हो रही थी और उस समय जो अतीक अहमद के जो वकील है, यानी अतीक अहमद ने वकील के जरिए से सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था अपनी जान का खतरा बताते हुए, और ये कहा था कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही अपीयर होने की इजाज़त दी जाए, उन्हें उनकी जान का खतरा है कि उन्हें यहाँ उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणी भी थी। तो क्या पहले सुप्रीम कोर्ट से वो जिसकी अब हत्या हो चुकी है वो अप्रोच कर चुका था और अब वो हत्या हो गई है, तो क्या ऐसा लगता है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट वाकई थोड़ा संवेदनशीलता के साथ इस पर सुनवाई के लिए इसको एक्सेप्ट कर ले? जी बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं कि जब किसी अपराधी को किसी दूसरे राज्य में लाया जाता है और वो अपराधी अपनी जान को खतरा बताते हुए पहले ही अदालत का दरवाजा खटखटा चुकता है, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से ये कहा जाए कि हम इस पूरे मामले में किसी भी अपराधी को पूरा सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं, तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले को पूरी संवेदनशीलता के साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत डील करेगी। क्योंकि जब कोई अपराधी ये कह रहा है कि उसकी जान को खतरा है, बावजूद इसके उसको खुलेआम हथकड़ी बांधकर अगर पैदल कर जाया जाता है तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर जो सुरक्षा प्रदान करने का मामला था वो सुरक्षा किन कारणों की वजह से नहीं दी गई, और अगर सुरक्षा में कोई चूक हुई तो उसके पीछे कौन लोग शामिल थे। तो ये सवाल उठना बेहद लाजमी है और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को पूरी गंभीरता से लेगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद का हुआ है। और जिस तरह इस पूरे मामले में जुडिशियल कस्टडी में किसी अपराधी की अगर हत्या होती है तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी, जो जिम्मेदार अधिकारी थे, वो किन कारणों की वजह से चूक गए। और अगर जो लोकल इंटेलिजेंस था जो इस पूरे मामले में नजर रख रहा था कि अतीक के काफिले में किसी भी प्रकार से कुछ अगर हो सकता है तो वो फेलियर क्यों हुआ। तो इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ज्यादा गंभीर होगा और निश्चित रूप से कई ऐसे सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार से पूछ सकता है। हालांकि
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, जिसमें एक रिटायर्ड जज, एक रिटायर्ड अधिकारी, उनको शामिल किया गया है। लेकिन क्या उस आयोग के गठन से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता है या नहीं, ये भी बड़ी बात है। क्योंकि साफ तौर से जब आपको याद होगा कि विकास दुबे नाम के व्यक्ति का इनकाउंटर हुआ था, उस मामले में भी एक न्यायिक आयोग का गठन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना था और उनकी तरफ से एक अलग आयोग का गठन किया गया था। तो इस तरह जिस तरह फिलहाल अतीक का मामला हुआ है और एक आयोग का गठन किया गया है, उस आयोग के गठन से क्या सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होता है? और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी कई मामले हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि 2018 या 19 के बाद से लगभग 183 इनकाउंटर किए गए, तो उन तमाम इनकाउंटर्स की जांच की भी मांग की गई है कि इस पूरे मामले की इनकाउंटर की जांच की जाए और एक रिटायर्ड जज की सिटिंग में ये पूरा जांच हो कि एनकाउंटर किन परिस्थितियों में किया गया। तो इन तमाम पहलुओं पर अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जब भी इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी तो उनको जवाब देना होगा और ये देखना बेहद अहम होगा कि ऑन रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या। सुशील, शुक्रिया आपका बहुत ही विस्तार से इस बारे में जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।